नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज के ऊपर। दोस्तों, भारत आधारित जो क्लासें अपनी चल रही है उसकी तीसरी क्लास है और ये शायद अपनी अंतिम क्लास भी रहेगी, क्योंकि भारत से जुड़ा हुआ जो मोटा मोटा और जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो लगभग अपने इसमें क्लासों के अंदर संकलित किया है। तो आशा और उम्मीद है कि क्लासेस सबको पसंद आ रही होगी। इसी कड़ी के अंदर दोस्तों अपनी तीसरी क्लास की आज अपन शुरुआत करते हैं। भारत के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के अंदर आपकी दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं चर्चा। आइए, 52वें मुख्य न्यायाधीश, ये दोस्तों किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। आगे देखिए, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? जस्टिस B.R. गवई। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी जो 52वें नंबर के जो अपने नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो कौन बनने जा रहे हैं? B.R. गवई। अगर इनका पूरा नाम अगर अपन देखें B.R. गवई का, तो क्या है? भूषण रामकृष्ण गवई। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें B.R. गवई लिख के भी भाई इनका पूरा नाम क्या है, तो भूषण रामकृष्ण गवई। और 14 मई 2025 को ये शपथ ग्रहण करेंगे अपनी। आपको ध्यान होगा कि 13 मई 2025 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है किनका? अपने जस्टिस जो है संजीव खन्ना। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो है 51वें नंबर वाले आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जिनका 13 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इनकी जगह कौन लेंगे? B.R. गवई लेंगे। और दोस्तों इनका कार्यकाल 6 माह का रहेगा, जो नवंबर 2025 तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, कार्यकाल कब तक रहेगा? 6 महीने का रहेगा और 2025 तक रहेगा। तो ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, विधि आयोग के नए अध्यक्ष। विधि आयोग जो है आपका, इसके नए अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। नाम ध्यान रखना अपन को। तो विधि आयोग का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, किसको बनाया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। कार्यकाल की बात करें तो 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। कब तक रहेगा दोस्तों? 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। आगे देखिए, इसके अंदर अगर अपन और बात करें तो डीपी वर्मा और शायद एक और है जो दो मुख्य सदस्य भी है, इनके स्थायी सदस्य भी हैं, हितेश जैन। ठीक है, हितेश जैन और डीपी वर्मा दो इसके स्थायी सदस्य हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की अगर अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में 18-19 अप्रैल के आसपास जारी हुई है दोस्तों। और इसको जारी किसने किया है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसको जारी किसने किया है? टाटा ट्रस्ट ने किया है। इसने विभिन्न जो है समाज कल्याण संस्थाएं हैं या फिर समाज के जो बहुत सारी चीजें जहां से इन्होंने डेटा कलेक्शन करके, और 4 मतलब जो है मोटे तौर पर तो 5 इंडिकेटर है, 5 संकेतांक है, लेकिन उनमें भी अपनी जो कानून व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसके 4 आधारों को इन्होंने उठाया है। देखिए दोस्तों, न्याय व्यवस्था को उठाया है। इसमें 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं? न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, अदालत है, और इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं उसको, कानूनी सहायता, विधिक सहायता। इन 4 इंडिकेटरों को जो है इन्होंने मोटे तौर पर इस सर्वे का आधार बनाया है। और इस आधार के अंदर इन्होंने क्या किया है? भारत के राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में बांटा है दोस्तों? 2 श्रेणियों में। एक तो बड़े आकार वाले या मध्यम आकार वाले। कौन कौन से? बड़े आकार वाले और मध्यम आकार वाले। और दूसरा छोटे राज्य। यानी इस जो छोटे राज्य हैं, आपका जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसके अंदर भारत के राज्यों को कितनों में? 2 भागों में। जो 1 करोड़ जनसंख्या जिनकी है, सॉरी, उन 1 करोड़ या 10 करोड़ जो जनसंख्या है, उनको, उन राज्यों को तो क्या किया? 1 करोड़ जनसंख्या से कम वाले जो राज्य हैं उनको तो छोटे राज्यों के अंदर, और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है उनको बड़े या मध्यम राज्यों के अंदर इन्होंने क्या किया है? शामिल किया है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अंदर दोस्तों मध्यम श्रेणी के राज्यों की बात करें, मध्यम या बड़े श्रेणी के राज्यों में इनमें सर्वाधिक कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
यानी इन राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था, न्यायिक जो है पहुंच लोगों तक और पुलिस की जो व्यवस्था है, उन सभी इंडिकेटर के आधार पर इन राज्यों ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेशन दिया है। तो ये कर्नाटक आपका पहले नंबर पर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तेलंगाना। दोस्तों कौन से राज्यों के अंदर? मध्यम श्रेणी या बड़े श्रेणी राज्यों के अंदर। अगला है छोटे सॉरी न्यूनतम, मध्यम श्रेणी के अंदर न्यूनतम राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये वो राज्य है जिन्होंने क्या किया है, कम, सबसे कम इनका जो है स्कोर रहा है। और अगर अपन बात करते हैं इसमें आगे छोटे राज्यों की, तो छोटे राज्यों के अंदर सिक्किम जो है आपका सबसे एक नंबर पर रहा है और गोवा जो है वो न्यूनतम पर रहा है। यानी जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, ऐसे राज्यों के अंदर सिक्किम एक नंबर पर और गोवा दूसरे नंबर पर रहा है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लगभग 14वां स्थान इसके अंदर रहा है। आगे बात करते हैं देश का पहला गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट। देखिए दोस्तों, ये देश का पहला गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर लगाया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया गया है। वन लाइनर प्रश्न है, सीधा उठेगा। आगे है अनुच्छेद 142, अभी कल भी अपन ने इसके ऊपर चर्चा करी थी। आर्टिकल 142 क्या है? ये आपके सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान करता है कि ये उसके अंदर जो लंबित मामले हैं या उसके अलावा जो मामले हैं उसके ऊपर आदेश जारी कर सकता है। तो इस आर्टिकल 142 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तमिलनाडु के अंदर जो राज्यपाल के द्वारा लंबित विधेयक थे, उन विधेयकों को उसी दिन से पारित करवा दिया था जिस दिन से विधानमंडल के अंदर वो पारित हुए थे। तो दोस्तों इस आर्टिकल 142 की पावर को अभी हाल ही में सुपर संसद का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सुपर संसद का नाम दिया है। और किसने दिया? ये शब्द बड़ा चर्चा में रहा दोस्तों करंट के हिसाब से, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। तो अपने जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया है, आर्टिकल 142 जो है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको सुपर संसद का नाम दिया है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के शक्ति के आधार पर क्या कर दिया, कानून निर्माण करवा दिया, उनको उसी दिन से कानून में लागू करवा दिया जिस दिन से वो विधानमंडल में पारित हुए थे। तो दोस्तों इसी अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करने के कारण न्यायालय को सुपर संसद का रूप दिया है, नाम दिया है जगदीप धनखड़ जी ने। तो ये एक शब्द है जो भी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है आगे भी, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब है 3 भाषा नीति, यानी एनईपी जो आई है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 2020 वाली जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों कि 3 भाषाओं के ऊपर प्राथमिक शिक्षाओं के अंदर 3 भाषा जो है फॉर्मूला लागू किया गया है। तो आपका महाराष्ट्र जो राज्य है ये देश का पहला राज्य बना है जिसने प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 वाले विद्यालयों के अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अप्लाई किया है। पहला राज्य बना है देश का कौन? महाराष्ट्र। और दोस्तों इसने क्या किया है, देखिए मराठी और अंग्रेजी भाषा तो यहां पर पहले से थी, लेकिन अभी लेटेस्ट हाल ही में इसने कौन सी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है? हिंदी भाषा को। तो दोस्तों महाराष्ट्र जो है हिंदी भाषा को प्राथमिक स्तर पर तीसरी लैंग्वेज के रूप में इसने लागू किया है और ये देश का पहला राज्य बना है। तो ये आगामी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी जो है अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, डस्टलिक युद्धाभ्यास 2025। पहले ये देखिए डस्टलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में होता है? डस्टलिक शब्द का मतलब ही दोस्ती होता है दोस्तों, इस शब्द का मतलब क्या है? दोस्ती है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है और इस बार इसका कौन सा संस्करण हुआ है? ध्यान रखिएगा, छठा। यानी कौन सा संस्करण इस बार हुआ है? छठा संस्करण हुआ है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर कहां पे आयोजित हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में 16 से 28 अप्रैल 2025। बहुत ही शानदार प्रश्न है
युद्धाभ्यास से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न अपने एग्जाम के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। तो डस्टलिक युद्धाभ्यास 2025 जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, भारत में आयोजित हुआ है, छठा संस्करण है और 16 से 28 अप्रैल के बीच में आयोजित हुआ है। आगे देखिए गौरव हैंड्रेड का सफल परीक्षण, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कलाम हैंड्रेड का सफल परीक्षण। कलाम हैंड्रेड जो था वो क्या था दोस्तों, विक्रम जो यान है अपना विक्रम फर्स्ट, उसके तीसरे चरण के अंदर इंजन के रूप में काम में लिया जाएगा, वो कलाम हैंड्रेड था, अपन ने कल पढ़ा था। लेकिन आज है गौरव हैंड्रेड दोस्तों, इसका परीक्षण 8 से 10 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और ये एक प्रकार का बॉम्ब है। क्या है? बॉम्ब है दोस्तों, 1000 किलोग्राम का, कितना? 1000 किलोग्राम का लंबी दूरी का ग्लाइड बम है और इसकी रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर की रेंज है। यानी भारतीय जो एयरफोर्स है जब वो कभी एयर स्ट्राइक करती है तो उस एयरफोर्स को एयर स्ट्राइक के अंदर जब बम की आवश्यकता होती है तो उस तरीके का ये बम है दोस्तों और इसकी रेंज 100 किलोमीटर की रहेगी और लगभग 1000 किलो का जो है इसके अंदर ग्लाइड बम है ये। आगे देखिए अगला चैनल, जो कई जगह इसका चैनल भी लिखा हुआ आ सकता है लेकिन इसका उच्चारण चैनल होता है और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी ये एक फ्रांस की जो दोस्तों है कंपनी है या एक प्रकार का संस्थान है जो महिलाओं से जुड़े हुए परिधान जो है उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो है अपने प्रचार प्रसार के हिसाब से क्या करता है, चीजें निकालता है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो अनन्या पांडे को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस कंपनी का पहली बार किसी भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, पहली भारतीय व्यक्ति है, अभिनेत्री है जो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन? अनन्या पांडे, चैनल का। ठीक है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR। देखिए दोस्तों प्रश्न आएगा कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों कहां स्थापित किया गया है? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर किया गया और इसके उत्पादन को मतलब जो ये उत्पादन प्रोडक्शन अपना चालू करेगा इसका लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? 2026 तक, यानी लगभग 2026 तक यह आपका उत्पादन शुरू कर देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी है, यानी भारत के द्वारा विकसित किया गया है, भारत के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, पूरी टेक्नोलॉजी इसके अंदर भारत की है। दूसरी बात यह कि ब्रीडर शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये इस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट है, इस प्रकार का जो है एक प्लांट है जो इसके अंदर खपत जितनी होती है उससे ज्यादा अधिक ऊर्जा अपन को प्रदान करेगा, यानी जितना इसके अंदर कच्चा मटेरियल डाला जाएगा उससे ज्यादा अपने को क्या करेगा, ये पावर प्रदान करेगा। लगभग 500 मेगावाट का है ये। कितने मेगावाट का है? 500 मेगावाट का। पूरा भारतीय स्वदेशी है, स्वनिर्मित है, भारत में इसका प्लांट लगाया गया है। तो दोस्तों भारत की थीम आधारित प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जो सारगर्भित है, संक्षिप्त है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं चर्चा आगे की स्लाइड के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करते हैं चर्चा आगे। विश्व धरोहर दिवस 2025। देखिए दोस्तों इस बार का जो विश्व धरोहर दिवस हर साल मनाया जाता है अपन को पता है, तो इस वर्ष का जो विश्व धरोहर दिवस रहा है उसकी थीम क्या रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस दिवस की थीम। तो दोस्तों आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, तैयारी और सीख 60 वर्षों की आईकॉम्स की कार्रवाइयों से, यानी ये थीम रही है किसकी? आपके 2025 के विश्व धरोहर दिवस की। ये जो धरोहर दिवस रहा है ये कुछ मायने में भारत के लिए स्पेशल रहा है इस बार दोस्तों। पहली बात तो देखिए कि जो वर्ल्ड है, जो आपका हेरिटेज सिटी जो जगह है उनके अंदर भारत की टोटल 43 जगह शामिल है, उसमें 35 जगह तो कैसी है भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है उसके अंदर कितनी है? 35। और जो प्राकृतिक है उस प्राकृतिक में कितनी है भारत की? 7। तो टोटल कितनी है दोस्तों? 43। यानी विश्व धरोहर सूची के अंदर भारत की टोटल कितनी जगह है? 43 है। और अगर अपन बात करें तो किस लिए महत्वपूर्ण रहा है इस बार का 2025 वाला, ये ध्यान रखने वाली बात है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, यानी दुनिया की जो महत्वपूर्ण बातें हैं
उनको रखने के लिए मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है आपका यूनेस्को का, जिसने इस बार भारत की 2 किताबों को जगह दी है दोस्तों। भारत की एक मतलब जो है श्रीमद् भगवद गीता, जो भारत का धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल बुक है दोस्तों। कभी भी जब अपन को लगे कि सब कुछ खत्म हो गया या फिर अपन बिल्कुल निराशा में जा रहे हो, तो एक बार इस पुस्तक को पढ़िए, वो आत्मविश्वास जागृत होता है, अपन हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता और एक भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इन दोनों को दोस्तों इस बार मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा आपको। भारत की टोटल कितनी चीजें हो गई इसमें? 14, ठीक है, 2 इस बार शामिल हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, पीएम की सऊदी अरब यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने 22 और 23 अप्रैल 2025 को कहां पे यात्रा करी? सऊदी अरब में यात्रा करी। महत्वपूर्ण क्यों हो गई यात्रा दोस्तों? पहली बात तो यह कि जेद्दा के अंदर 40 वर्षों बाद में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार गया है। दूसरी बात यह है कि पहलगांव जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उस हमले के कारण अपनी यात्रा को मोदी जी बीच में छोड़ करके आए थे। तो बहुत बार एग्जामिनर प्रश्न कर लेता है कि पहलगांव अटैक के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कौन से देश की यात्रा को बीच में ही छोड़ करके वापस आए? तो आपके सऊदी अरब की यात्रा को छोड़ करके वापस आए थे। और याद रखिएगा, पिछली क्लासों में अपन चर्चा कर चुके हैं, इसी समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अगला प्रश्न है एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ। देखिए दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली के अंदर 17 अप्रैल 2025 को काय का शुभारंभ हुआ? एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 70वां देश बन गया दोस्तों, जिसने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया है। दुनिया का 70वां देश बन गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री खेल मामलों से संबंधित है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और खेलों के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए और खेल भावना को सुदृढ़ करने के लिए और डोपिंग को रोकने के लिए एजेंसी जो है देशों में काम करती है, इकाई काम करती है। और इसका भारत शुभारंभ करने वाला 70वां देश बन गया है। नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर, एक लाइन का क्वेश्चन है, सीधा सा पेपर में उठ करके आ जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, उस पर जाने वाले प्रथम भारतीय बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के ऊपर जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। आगामी परीक्षाओं के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। भारत का और अमेरिका का संयुक्त मतलब जो मिशन है, ये आपका जो मिशन का नाम है एक्सियोम। एक्सियोम अमेरिका की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, जो इसके साथ मिलकर के भारत का इसरो, इन्होंने क्या किया है, एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजने का ये मिशन है 14 दिन का। उसमें भारत के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बनने वाले हैं। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में नहीं, कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले बनेंगे और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे बनेंगे। अंतरिक्ष में आपको याद होगा राकेश शर्मा पहले व्यक्ति हैं जो भारत के जा चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले व्यक्ति होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय चार्टर की 53वीं बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी अपने इंडिया की दृष्टि से। 53वीं बैठक आयोजित हुई है अंतरराष्ट्रीय चार्टर की दोस्तों, सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद के अंदर बैठक आयोजित हुई। इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ये और भी विशेष बन गया है? देखिए, विशेष बनने का कारण क्या है? अगले 6 माह के लिए इसरो को अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतरराष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख बनाया गया है दोस्तों। जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो है, इसको अंतरराष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख बनाया गया है आगामी 6 महीनों के लिए। कब से? अप्रैल 2025 से। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2025 से आगामी 6 महीनों के लिए अंतरराष्ट्रीय जो है चार्टर का प्रमुख किसको बनाया गया है? भारत के इसरो को। और कौन सी बैठक में? 53वीं बैठक में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये,
कैलाश मानसरोवर यात्रा अंतरराष्ट्रीय भारत के संबंधों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और सेकंड ग्रेड के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न बन रहा है। 30 जून से 25 अगस्त 2025 तक की ये यात्रा रहेगी आपकी। इसका आयोजन करता भारत सरकार है और विशेष है। विशेष क्यों है दोस्तों? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 5 साल बाद में वापस शुरू हुई है यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले लगातार हो रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई और उसके फिर थोड़े टाइम बाद में भारत और चीन के जो सीमा विवाद थे, इन सीमा विवादों के कारण ये यात्रा स्थगित हो गई थी दोस्तों, और अब 5 साल बाद में पुनः शुरू हो रही है। तो इसलिए ये यात्रा जो है अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। अगला है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इंपोर्टेंट लगा लेना। ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत को इतना कुछ दिया। देखिए बहुत सारी मतलब जो है पीढ़ियों के बाद में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनको भुलाए नहीं भूल सकते। तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन भी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं भारत की जिन्होंने भारत को इतना कुछ दिया है कि शायद उनका जो बखान है अपन शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते। दोस्तों इनका जन्म 24 अक्टूबर 1940 को हुआ था और अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को इनका देवलोक गमन हुआ है और ये इसरो के प्रमुख रहे थे 1994 से लेकर के 2003 तक। दोस्तों ये इसरो के प्रमुख रहे। इस दौरान इन्होंने जो है भारत को असीम उपलब्धियां दिलाई है। इन्होंने देखो पीएसएलवी, जीएसएलवी जैसी जो इंडिया को जो है राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने वाली उपलब्धियां हैं उनसे नवाजा है। दोस्तों डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को जो है भारत के पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे है अग्नि सुरक्षा सप्ताह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब हुआ? 21 से 25 अप्रैल 2025 को। 21 से 25 अप्रैल 2025 को रहा। किसने करवाया? स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और इसका नेतृत्व विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, अग्नि सुरक्षा सप्ताह का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव। पुण्य सलीला श्रीवास्तव केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है। तो दोस्तों भारत थीम आधारित अपनी तीसरी और अंतिम क्लास थी और इसमें हमने उन तमाम प्रश्नों को जो संकलित करने का प्रयास किया है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोगों को क्लासें जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों अपनी राजस्थान की थीम आधारित क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और इंडिया की क्लासें भी आज समाप्त हो चुकी हैं। तो क्लासों से संबंधित जो भी आपको कमेंट्स हैं वो करके हमें बताइए कि क्या इसमें अपन और सुधार कर सकते हैं, क्या सुझाव है, क्या कुछ नया कर सकते हैं दोस्तों। और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।